नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 24 दिसंबर के हम फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का हम पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का और लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीएस के प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति जो है भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। और ये सभी मैंने जितने भी नियुक्ति के प्रश्न आ रहे हैं स्पीडी करंट पर मैंने कराया हुआ है। अब जाकर दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। 9 घंटे का मैराथन वीडियो है। करंट पर लगभग 10 प्रश्न आ रहा है और ज़्यादातर नियुक्ति वाले प्रश्न है, इससे रिलेटेड है। जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, जो आगे आने वाले एग्जाम है, उन सभी आपको फायदा ही करेगा। बात करें भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति है, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार संभाला और वे भारत के 15वें सीएजी है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार को खाता का ऑडिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य? सभी को पता है तमिलनाडु का हो जाएगा। और मैंने 2 दिन पहले ही लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का मैराथन वीडियो दिए हैं, जाके वो भी दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बात करें भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है और सत्रिया असम का, जो देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं और हर राज्य की अपनी अनूठी शैली और कहानी है। बात करें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसके कलाकार जान लीजिए, जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडल भरतनाट्यम से संबंधित है। बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, ई कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी भरतनाट्यम से कलाकार हैं। कथक की बात को उत्तर प्रदेश का और इसके कलाकार पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये सभी कथक के कलाकार हैं। कथकली की बात करें तो इसके कलाकार कौन है? पीके कुंजू कुरुप, कलामंडलम गोपी, मधुवुर वासुदेवन नायर और आनंद शिवरामन, ये कथकली से संबंधित है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये भी केरल का है। इसके कलाकार भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, कल्याणी अम्मा, राधा राजा, ये सभी मोहिनीअट्टम की कलाकार है। कुचिपुड़ी की बात करें आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू और वेमपति चीना सत्यम, ये सभी कुचिपुड़ी से संबंधित है। ओडिसी की बात करते हैं केलुचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, गीता महलिक और माधवी मृदुगल, ये सभी ओडिसी के कलाकार हैं। मणिपुरी की बात करें तो झावेरी सिस्टर, नैना सुवर्णा, रंजना दर्शना, ये सभी झावेरी बहन कहा जाता है। गुरु बिपिन सिंह और चारू माथुर, ये सभी मणिपुरी से संबंधित है। सतरिया जो असम का शास्त्रीय नृत्य, इसके कलाकार गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनकांत बरबयान, मणिक बरबयान, मणिराम दत्ता, रंजू मोनी, एक और याद है मुझे याद नहीं आ रहा, श्रीमंत शंकर देव, जो सत्रिया से ही संबंधित, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा, जो 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स पर 2 साल का एबिलिटी मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड सावन लगाना है, इससे डेवलपमेंट आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही 298 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको 2 साल का एबिलिटी मिल जाएगा, चाहे आप पास प्रो लीजिए या पास प्रो मैक्स लीजिए, जो आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच बाई करना है। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 की संस्था की स्थापना का प्रावधान करता है? वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280। और आज आपको 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक के सभी हम कराने वाले, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार इससे 4 प्रश्न पूछ रहा है। एक जो संविधान संशोधन, एक जो है लगभग 2 से 3 अनुच्छेद पूछ रहा है, एक संविधान संशोधन भी पूछ रहा है और 1-2 इसी प्रकार पूछ रहा है। इसका हम सारा टॉपिक आज हम पॉलिटी का खत्म ही कर देंगे। नेक्स्ट, अगर इसी के बात करें, संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड फर्स्ट के अनुसार वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष या उसे पहले किया जाना है। बात करें अनुच्छेद 275 में राज्य को सहायता अनुदान के लिए प्रदान करने का संविधित प्रावधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन है? और ये मैंने एक्स्ट्रा पैक में हमेशा कराया हुआ है। बात करें तो नीना सिंह हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में प्रवीण रंजन महानिदेशक है, नीना सिंह पहली महिला महानिदेशक थी। यहाँ प्रमुख अर्धसैनिक बल के वर्तमान महानिदेशक जान लीजिए, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, और ये पूछा गया प्रश्न है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक नीना सिंह है, जो अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के यानी ITBP के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। सशस्त्र सीमा बल SSB के कौन है? अमृत मोहन प्रसाद है। असम राइफल के महानिदेशक विकास लखेरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक आमतौर पर IPS अधिकारी होते, यहाँ पर जो इसका मेंशन नहीं किया गया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG जो आमतौर पर IPS अधिकारी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो GPI के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है? आइसलैंड को घोषित किया है, और ये भी मैंने SPD करंट अफेयर में कराया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 115वें स्थान पर है, जो पिछले साल के 116वें स्थान से सुधार हुआ है। हालांकि भारत के स्कोर में अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा चुनौती और सीमा तनाव के कारण कुछ गिरावट आया है, लेकिन यह दक्षिण एशिया में बांग्लादेश 123 और पाकिस्तान 144 से बेहतर है। बात करें भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में अलग अलग स्थान है, जो आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में 115वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 38वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में 130वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर है। ये सभी सूचकांक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का ने किया था। बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने, दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था, जो संगम वंश के थे, और उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर इस साम्राज्य के नींव रखे थे। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना था। और एक याद रखिए कि विजयनगरम का इम्पोर्टेंट शासक कौन है? कृष्णदेव राय है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी पुस्तक जो है अमुक्त माल्यदा याद रखिएगा, क्योंकि ये लगातार पूछा जाएगा। और इन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक जो है गाँव का नाम रखा था, नागलपुरम शहर की स्थापना कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। और कल ही मैंने जो है सेकंड शिफ्ट में जो है जितने भी शासक और संस्थापक है वो सभी कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक और सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में मिहिर भोज प्रथम था को जाना जाता है, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे स्थायित्व किया। हालांकि नागभट्ट प्रथम को वंश का संस्थापक माना जाता है, जो अरब आक्रमण से रक्षा करने में सफल रहा था। बात करें प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश और संस्थापक में, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, श्रीगुप्त हो जाएगा, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मध्यकालीन भारत का प्रमुख शासक में, दिल्ली सल्तनत यानी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा। इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाएगा। शेरशाह सूरी वंश की स्थापना किया था, जो रुपया, मुद्रा और सड़क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान 1950 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहेंगे, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को किस नए कानून के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। अगर बात करें आईपीसी 1860 की जगह बीएनएस 2023 ने लिया है। जो आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने बदला है, जो भारत के अपने विचार और नागरिकों को केंद्र में रखने का पर आधारित है। और मैंने बीएनएस 2023 के सभी डिटेल फैक्ट करा दिया हुआ है। इसका आपको डिटेल वीडियो जो है दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। लगातार उसी से प्रश्न आ रहा है। बात करें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस 2023 ने लिया है। जो सीआरपीसी 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 से बदल दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह बीएसएस 2023 ने लिया है। जो 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसएस 2023 से बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पति की लंबी उम्र, लंबी सेहत और खुशी के लिए मुख्य रूप से कौन सा व्रत किया जाता है? इसे करवा चौथ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हरितालिका तीज और वट सावित्री व्रत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी क्षत्रप शकों को हराने के बाद गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। बात करें भारत का प्रमुख शासक ने विभिन्न उपाधि धारण किया था, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि, इसके अलावा और परम भागवत भी उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि और अशोक ने देव नाम प्रिय जैसी उपाधि धारण किया था, जो उनकी शक्ति और संस्कृति के प्रति योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के द्वारा मुख्य रूप से किसकी मूर्ति की पूजा किया जाता था? यक्ष और यक्षिणी की पूजा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक कौन थे? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हो जाएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा 1984 थे, और हाल ही में 2025 में शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने और आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय है। जबकि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की प्रसिद्ध महिला अंतरिक्ष यात्री है। भारतीय मूल के कई नागरिक अंतरिक्ष में जा चुके हैं, जिनमें राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और हालिया शुभांशु शुक्ला प्रमुख है, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से मिला है। बात करें प्रमुख स्थल और उनसे महत्वपूर्ण वस्तुएं, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान में है, इससे जो है अन्नागार मिला है, जिसे विशाल अन्न भंडार कहा जाता है। बैलगाड़ी यानी मिट्टी के बने बैलगाड़ी मिला हुआ है। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति, कलात्मक प्रमाण, ये सभी जो हड़प्पा पाकिस्तान में मिला हुआ है। मानक ईंट की बात करें, सुव्यवस्थित निर्माण, मोहनजोदड़ो, ये भी हड़प्पा पाकिस्तान में है। महान स्नानागार भी अनुष्ठानिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता है। कांस्य की नर्तकी, कांस्य की बनी प्रसिद्ध मूर्ति भी हड़प्पा पाकिस्तान में मिला हुआ है। पशुपति महादेव की मोहर सील, जिस पर योगी जैसी आकृति बना है, ये भी मिला हुआ है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति एक महत्वपूर्ण पुरावशेष है। सूती वस्त्र के टुकड़े, उन्नत जल निकासी प्रणाली, ये सभी जो हड़प्पा से मिला हुआ है। बात करें लोथल गुजरात यानी भारत में है, जहाँ जहाज बनाने का स्थान यानी डॉक यार्ड, समुद्री व्यापार का प्रमाण, ये सभी मिला हुआ है। मनका बनाने का कारखाना यानी मनके बनाने की कला जो भी लोथल गुजरात में ही मिला है। इसके अलावा पक्की ईंटों से निर्मित घर और नाली, धौलावीरा गुजरात की बात करें तो यहाँ से जो है विशाल जल भंडार, सीढ़ीदार कुआं, बड़े शिलालेख और नहर नियोजन, ये सभी धौलावीरा गुजरात में प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान से बात करें तो जुटे हुए खेत के प्रमाण, अग्निकुंड, चनहुदरो की बात करें पाकिस्तान में है, जो मनके बनाने की दुकान, बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह जो चनहुदरो से मिला हुआ है। राखी गढ़ी हरियाणा से बात करें तो यहाँ से क्या क्या मिला है? मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन, मोहरे यानी चौकोर, जिन पर यूनिकॉर्न, बैल, हाथी आदि के चित्र उकेतरी किए गए हैं। पशु आकृतियाँ, टेराकोट और धातु की बनी, ये सभी राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी राखी गढ़ी हरियाणा से मिला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक तौर पर ओडिशा के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। बात करें भारत का प्रमुख टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और बांदीपुर कर्नाटक शामिल है, जो देश के विभिन्न राज्यों में फैले हैं और बाघों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? 1973 याद रखिए, क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के धारा 124A के तहत भारत में राजद्रोह का पहला मामला कौन सा था? महारानी बनाम योगेश चंद्र बोस का मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? देख सकते हैं कितने ज़्यादा अनुच्छेद के प्रश्न आ रहा है आज, इसलिए जो है अनुच्छेद का पूरा हम खत्म करके टॉपिक आप लोगों को दे देंगे। बात करें अनुच्छेद 371A में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें छठी अनुसूची में तो ये अनुच्छेद 244(2) के तहत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषद को प्रावधान कर जिससे स्थानीय शासन को बढ़ावा मिलता है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों को मिले विशेष प्रावधान में तो अनुच्छेद 371 में नागालैंड का उल्लेख है, जहां नागा प्रथागत कानून सामाजिक प्रथा और भूमि अधिकारों संबंधित संसद के कानून राज्य विधानसभा के सहमति के बिना लागू होने से रोकता है। अनुच्छेद 371 भी असम से संबंधित है। असम के जनजातीय सदस्य वाली विधानसभा समिति के गठन और कामकाज के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिसका गठन राष्ट्रपति अपने आदेश से कर सकते हैं। अनुच्छेद 371C में मणिपुर का उल्लेख है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करता है, जो बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण और जनजातीय पहचान की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 371F में सिक्किम का उल्लेख है। सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करता है, जो इसकी विशेष परिस्थिति के अनुकूल है। अनुच्छेद 371G में मिजोरम का उल्लेख है। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र और प्रस्थागत कानून के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371H में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख है। अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान जिसमें राज्य की विधानसभा की सहमति से ही कुछ कानून लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो पाया था। उसके बाद 1966 से लेकर 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं लागू करना पड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है। और पंचवर्षीय योजना का भी मैंने डिटेल वीडियो करा दिया है, जाकर दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार इसे भी 2-3 प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 का कौन सा ब्रिक्स देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है? सऊदी अरब हो जाएगा। पहले रूस था, लेकिन 2024 में विस्तार के बाद सऊदी अरब पहले नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 331 किसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? संसद को यह अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी मैदान का आकार डायमेंशन क्या होता है? 91.4 मीटर लंबाई और 55 मीटर चौड़ाई होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख खेल के आकार जान लेते हैं। फुटबॉल का आकार जो आयताकार होता है, इसकी लंबाई जो है 100 से 110 मीटर का होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए होता है। वहीं चौड़ाई 64 से लेकर 75 मीटर तक होता है। क्रिकेट की बात करें, इसका जो आयताकार आकार होता है अंडाकार या गोलाकार होता है। पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.12 मीटर होता है। बाउंड्री की बात करें तो 65 से 90 गज होता है, यानी 59 से लेकर 82 मीटर के बीच होता है। हॉकी की बात करें, इसका भी आकार आयताकार होता है। इसका माप 91.4 मीटर यानी 100 गज लंबा और 55 मीटर जो है चौड़ा होता है। बास्केटबॉल की बात करें तो इसका आकार जो आयताकार होता है। माना कोट जो 28.65 मीटर गुने 15.24 मीटर यानी 94 फीट गुने 50 फीट होता है। बैडमिंटन का आकार आयताकार हो तो इसकी लंबाई 13.4 मीटर और चौड़ाई यानी एक सिंगल्स के लिए 5.18 मीटर का होता है। रग्बी का आकार आयताकार होता है, इसका जो है 100 गुने 70 मीटर का माप होता है। पोलो का भी आकार आयताकार होता है, इसकी लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई 180 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का मुख्य नेता कौन थे? सूरसेन, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। चटगांव शस्त्रागार छापे 1923 के मुख्य नेता सूरसेन थे, जिन्हें प्यार से मास्टर दा कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारी के साथ मिलकर ब्रिटिश शस्त्रागार से हथियार लूटने और भारत की स्वतंत्रता के लिए
सशस्त्र विद्रोह करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सूरसेन मास्टर का जन्म कहाँ पर हुआ था? चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जैसे कई संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ओपेक का मुख्यालय वियना में है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय लंदन में है। ये सभी वैश्विक शांति, सहयोग और विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इन सभी का डिटेल वीडियो आपको करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाइए SPD करंट पर 9 घंटे का मैराथन वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की बदलती सतह और पारिस्थितिकी तंत्र का वैश्विक अवलोकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें प्रमुख मिशन उपलब्धि में, तो चंद्रयान जो है ये चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए है, जो चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अगर बात करें मंगलयान, यह पहली कोशिश में मंगल की कक्षा पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना। दुनिया का सबसे सस्ता अंतरिक्ष मिशन भारत का था। बात करें गगनयान, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें चालक दल के अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। शुक्रयान की बात करें तो शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की एक योजना है। PSLV और LVM उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए शक्तिशाली रॉकेट हैं। बात करें हालिया 2025 में GSLV F-15 LVM-3 M6 कई संचार उपग्रह जैसे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण भारत को वैश्विक स्पेस हब बना रहा है। निसार जो है नासा के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन के लिए एक मिशन है। स्पेसएक्स उपग्रह की डॉकिंग जो है 16 जनवरी 2025 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागालैंड में फसल की बुआई के बाद हर वर्ष उल्लास के साथ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मोसू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में समस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? यह एक संतुलित खड़े होने की मुद्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के बाद भारत में औद्योगिक विकास की गति धीमा होने का मुख्य कारण क्या था? वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी और गैर टेरी बाधाएं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का घटक या उपकरण नहीं है? खुले बाजार की प्रक्रिया ये जो उसका उपकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सौर दिन में कितने सेकेंड होता है? 86,400 सेकेंड होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंजाब हरियाणा के लिए एक साझा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कार्य करता है? अनुच्छेद 231 कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की एक अनूठी और प्रमुख विशेषता है? त्रिभंग मुद्रा जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख और अनूठी विशेषता है। इसरो के अंतरिक्ष मिशन के संदर्भ में GSLV F-15 या M-15 का क्या अर्थ है? वाहन की 15वीं परिचालन या उड़ान। F का मतलब फ्लाइट और M का मतलब मिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा को शुरू करने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? सर M विश्वेश्वरैया को जो है आर्थिक नियोजन शुरू करने की मुख्य श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2023 में विष्णु सरवन किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? नौकायान में जीता था। अर्थशास्त्र के संबंध में वैश्वीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सर्दियों के मौसम में हिमालय से समुद्र की ओर बहने वाली हवाओं को क्या कहा है? इसे उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि शीतकालीन मानसून या पीछे हटता हुआ मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? संघीय लोकसभा आयोग की स्थापना, प्रांतीय स्तर पर लोकसभा आयोग की स्थापना, सिविल सेवकों के वेतन और पेंशन विधानमंडल के मत के अधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जानवर अलग है? दिए गए विकल्प है मगरमच्छ, व्हेल, डॉल्फिन और सील। मगरमच्छ जो है यह एक सरीसृप है जबकि बाकी सभी स्तनधारी है, इसी कारण ये अलग हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कण विषम है? दिए गए विकल्प है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, यह उदासीन है, जबकि बाकी सभी जो है आवेशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुबल एंड हिज मदर पुस्तक मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? लेबनान में गृह युद्ध के दौरान एक माँ और बेटे का जटिल रिश्ता, जीवन और आघात पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? लास जलोक्रास जाना होकई जो हंगरियाई लेखक, इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता जो आगे के स्टेप पर जरूर पूछा जाएगा, तो भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करें तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनस, इन सभी को दिया गया, यानी तीनों को जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है किसके योगदान के लिए? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया था। बात करें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, सुसुम किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एस यागी, इन तीनों को जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है किसके योगदान के लिए? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, जो गैस भंडारण और कैटालिसिस में उपयोगी है। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन की बात करें तो मैरी इब्रूको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची, इन तीनों को जो है फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। योगदान जो है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस और रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया। साहित्य की बात करें तो लास जलो क्रासनहोरकाई, इनको दिया गया, जो योगदान उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो विनाश के बीच कला की शक्ति को बहाल करता है। शांति की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला। इनके योगदान वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकार और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बदलाव के लिए अथक प्रयास के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसको जो है जोएल मुकीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट, इन तीनों को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। योगदान जो है नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि और ठहराव से निपटने के तरीकों को व्याख्या के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा राजद्रोह कानून की जगह लेता है, जो भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है? धारा 152 में इसका उल्लेख किया गया है, कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? ये जो है अनुच्छेद 61 में हो जाएगा, जो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अगर बात करें भारतीय संविधान में कुछ राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, जिनमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति दिया गया है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, और अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जो उनके पद, शक्ति, चुनाव और कार्यों को परिभाषित करते हैं, जिससे वह राष्ट्र का प्रमुख और प्राथमिक नागरिक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की कई पत्नियां थी, जिनमें मुख्य रूप से नंद वंश की दूरधरा, बिंदुसार की मां और यूनानी शासक सेलुकस निकेटर की बेटी हेलेना थी, जो अपामा या लाओडिस प्रमुख थी, इन जिन्होंने साम्राज्य विस्तार और कूटनीति के लिए विवाह के लिए, जबकि दूरधरा उनकी पहली पत्नी, जिसे उन्हें बिंदुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के धारा 29 में किसका उल्लेख है? मैंने बीएनएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दिया हुआ, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार इसे 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 29 में उन कार्यों के बारे में जो अपने आप में अपराध है, भले ही उनसे कोई नुकसान हुआ है या नहीं हो, यानी किसी उनकी सहमति के दिया हो, जैसे कि गैर कानूनी गर्भपात। यह धारा बताता है कि ऐसे कार्यों के लिए सहमति कोई बचाव नहीं है, और ये अपराध तब भी बने रहेंगे हालांकि महिला की जान बचाने के लिए सद्भावना से किया गया गर्भपात अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के धारा 3 में किसका उल्लेख है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 3, जिसे सामान्य व्याख्या कहा जाता है, में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चों का अपराध न करना, और कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किए गए अपराधों के लिए सभी की समान जवाबदेही है, जिसे आईपीसी की धारा 34 के समान
सामान्य आशय कहते हैं। यह धारा आपराधिक कृत्य की परिभाषा और विभिन्न कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जो नए कानून के तहत अपराधों को समझने के लिए आधार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता धारा 61 में किसका उल्लेख है? धारा 61 में आपराधिक साजिश जैसे धारा 61 BNA 2023 आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को परिभाषित करता है। यह उन व्यक्तियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने की या अवैध तरीके से किसी वैध कार्य को पूरा करने के लिए समझौता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न जो है बता रहे हैं कुछ लोग धोनी से रिलेटेड, धोनी को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कुछ लोग तो कमेंट में भारत रत्न बताएं, लेकिन भारत रत्न इनको नहीं मिला हुआ है। अगर बात करें, महेंद्र सिंह धोनी को कई बड़े पुरस्कार मिले हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से 2009 में पुरस्कार मिला है, वहीं पद्म भूषण 2018 में, और देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2008 में मिला है। मुझे लगता है ये मेजर ध्यानचंद पूछा गया होगा। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। साथ ही उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2008, 2009 और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का ये त्यौहार हो जाएगा? ठीक है, ओणम किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। भारत के राज्य के केरल का एक प्रमुख वार्षिक त्यौहार है, जो मलयाली नववर्ष और अच्छी फसल का प्रतीक है, और इसे सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। खासकर राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाते हैं। बात करें कुछ प्रमुख राज्यों का त्यौहार जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल जो है तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में रहे तमिलनाडु, तमिलनाडु क्लिक कीजिएगा। दशहरा, इसका उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में रेह बोरीबूट, मयोको, ड्री, पोंगटू, लोसोर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा, ये दोनों उत्सव लगातार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। असम में अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटका, ये सभी असम में मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा और बिहुला, ये सभी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा में बात करें तो सरमन उत्सव, लादेन और मांडो, ये सभी गोवा में मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण, ये गुजरात में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में रखा दुमनी, गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में हरनौमी, छड़ी, बहु मेला और दोष मोची, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मणिपुर में याओसवांग, पुराग और चावंगकूट, ये मणिपुर में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो चापचारकूट महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और मोसू महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ओडिशा की बात करें तो रथ यात्रा, रज पर्वा और नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है। पंजाब की बात करें तो लोहड़ी और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर, तीज और बूंदी, ये राजस्थान में मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो लोसर और सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव और कार्तिकई और दीपम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू और बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा हो जाएगा। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में गंगा दशहरा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच युद्ध का कारण क्या था? इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के बढ़ते प्रभाव को लेकर क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई था। खासकर मालवा और आसपास के इलाकों जैसे चंदेरी पर नियंत्रण को लेकर लोदी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और राणा संगा जो है राजपूत शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए चुनौती दे रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप खतौली के युद्ध 1517 और बारी 1518 जैसे कई युद्ध हुए, जिसमें सांगा विजय रहा और जिसे लोदी की शक्ति कमजोर हो गया।
अगर बात करें भारत के कुछ प्रमुख युद्ध की, तो हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। कलिंग युद्ध की बात करें, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, सम्राट अशोक ने लड़ा, जिसे उनके हृदय परिवर्तन हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। हल्दी का गड्ढी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। पलासी के युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया था। बक्सर के युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक जीत, जिसने भारत में ब्रिटिश शक्ति को बढ़ाया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुआ था, जो स्वतंत्रता के बाद 4 प्रमुख युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार रेगिस्तान का तापमान दिन और रात में अंतर कितना रहता है। थार रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर रहता है, जहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में 15 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि शुष्क हवा और रेतीली मिट्टी गर्मी को तेजी से सोखता है और छोड़ती है, जिससे रात में बहुत ठंडक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LIC के महानिदेशक कौन है। दिसंबर 2025 में LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती है। LIC के वर्तमान मुख्य आधिकारिक CEO प्रबंधक CR दर ई स्वामी है, जिन्होंने 24 जुलाई 2025 को पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा का नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य की भूभाग को अलग करके 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी क्षेत्र के किसी भी राज्य में भाग मिलाकर नया राज्य बना सकती है। साथ ही मौजूदा राज्यों की सीमाओं में क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर सकता है, जैसे तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौरमार्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गौरमार्य नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय में विशेषकर बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। और अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगर बात करें कुछ राज्यों के लोक नृत्य जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमलू, भामाकल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, धिमसा और कोल्लटम, ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आप लोग एक काम करिए, पॉज करके सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। असम की बात करें, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कोनोई, झुमरा और होबो जनाई, ये सभी असम में मनाया जाता है। सॉरी, असम का ये लोक नृत्य हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जट जटीन, पनवड़िया, विदेशिया और कजरी, ये सभी बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरन और भवा, ये गुजरात का लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा खोर और जागोर, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रौप, हिकत, मंदजात, कूद और डांडी नाच जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनिथा, करबा और लांबी कर्नाटक का लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है और कूरा वाकली, ये केरल का भी लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दस अवतार, ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ओडिशा की बात करें तो गोटीपुआ, छऊ, घुमुरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य ओडिशा का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संथाली डांस पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धप, धमाल और दंकारा पंजाब का है। राजस्थान की बात करें तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छाड़ी राजस्थान का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कुलटम, कवाड़ियट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया नृत्य, चमफूली और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का है। गोवा की बात करें तो देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोप और टोनिया मेल गोवा का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अड़ा, खार नाच, फूलपति, गिरिडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी मंच, ये मध्य प्रदेश का है।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौड़मारिया, पैंथी, राउतनाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। झारखंड की बात करें तो झूमर, यूनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंडारी नाच और सरहुल झारखंड का लोक नृत्य है। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी और गरिया झूम ये सभी त्रिपुरा का है। सिक्किम की बात करें तो सिंधी छाम और यक छाम, तमांग ले सेलो और मारूनी नाच सिक्किम का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप की बात करें तो लावा, कोलकाली और परी चिकागली ये सभी लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में साहित्य नाटक अकादमी उपन्यास किस पर आधारित था? 2023 में साहित्य के लिए पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का उपन्यास नीलम शरण गौर पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था, जो औद्योगिकरण पर जोर देता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर और विस्तार और आम समानताओं को कम करने के लिए खासकर भारी बुनियादी उद्योग पर जोर दिया गया था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पंचवर्षीय योजना का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद्दीराम बोस को कितनी उम्र में फांसी दिया गया था? खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था? मुजफ्फरपुर में दिया गया था। बात करें खुद्दीराम बोस कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डीबी नारायण, जिन्होंने 14 जनवरी 2015 को पदभार संभाला था। और जितने भी नियुक्ति से प्रश्न आ रहे हैं ये सभी करंट अफेयर और मैंने करंट अफेयर कराया हुआ है। 9 घंटे का मैराथन वीडियो है एसपीडी का, जाके कंप्लीट कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा 10 प्रश्न जो है सवाल है करंट अफेयर का, उनसे सारे प्रश्न आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? सभी को पता है असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम का, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये प्रत्येक राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी और अन्ना संघ के बीच युद्ध का कारण आपको पता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 में योजना आयोग का प्रभार कौन संभालता था? 1950 में योजना आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पदेन अध्यक्ष थे और उन्होंने इसके प्रभार को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस किसके स्थान पर आया? बीएनएस जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। बीएनएस में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड धारा पूछा था, कौन सा है? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में ट्रांजिस्टर से संबंधित सीधी धारा नहीं है, लेकिन धारा 2 से 10 में जेंडर परिभाषित करते हैं, जिसमें पुरुष, महिला और ट्रांजिस्टर शामिल है। सॉरी, ट्रांसजेंडर शामिल, यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स सदस्य देशों में सबसे ज्यादा कॉफी कौन सा देश उत्पादन करता है? ब्रिक्स देश में ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत के रैंक पूछा था। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 115 है, जो 163 देशों में है। और ये भी करंट अफेयर है, मैंने सूचकांक अभ्यास ये सभी कराए हुए हैं, जाके स्पीडी करंट अफेयर का मैराथन जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन यूथ गेम 2025 में कहाँ हुए जिसने भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? एशियन युवा खेल 2025 बहरीन के मनामे में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरपा नेट का फुल फॉर्म पूछा था। अरपा नेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। अरपा नेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। अगर बात करें कुछ प्रमुख शासक और उनके संस्थापक के, तो जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हर्यक वंश की बात करें, इसका संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। राजधानी आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा।
कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हो जाएगा। चेदी वंश का संस्थापक महामोगवाहन हो जाएगा। हिंद यवन का शासक डेमेट्रियस हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस हो जाएगा। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन हो जाएगा। गंग वंश का संस्थापक कोंकिन वर्मा हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। मौखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मा हो जाएगा। हूण वंश का संस्थापक तोरमान हो जाएगा। मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टारक हो जाएगा। उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त हो जाएगा। गौड़ वंश का संस्थापक शशांक हो जाएगा। पुष्यभूति वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल हो जाएगा। चालुक्य वंश बादामी के, तो इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। चालुक्य वंश कल्याणी का, इसका संस्थापक तैलप द्वितीय हो जाएगा। चालुक्य वंश बेंगी का, इसका संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागौन के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है सागौन के वृक्ष पाया जाता है। बात करें सागौन का पेड़ मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्म और आर्द्र जलवायु पसंद करते हैं, जहाँ शुष्क और आर्द्र मौसम का स्पष्ट अंतर होता है और पेड़ पानी बचाने के लिए शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन भारत में मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं और इन्हें मिश्रित दृढ़ लकड़ी वाले जंगल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत के किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? सभी को पता है उत्तरी क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत के उत्तरी क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में विकसित हुआ है, फारसी और मुगल प्रभावों से समृद्ध हुआ और दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत से अलग होकर एक स्वतंत्र शैली के रूप में उभरा, जिसमें ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी और ताराना जैसे शैली शामिल है और इसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है। प्रमुख शैली की बात कर ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, कजरी, गजल इसके प्रमुख रूप है। वाद्य यंत्र की बात कर सितार, सरोद, तबला और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रमुखता से होता है। ज्ञान का माध्यम से घराना नामक संगीत विद्यालयों की एक प्रणाली के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर यह है कि यूकैरियोटिक कोशिका में एक सुविकसित केंद्रक और झिल्ली बंद अंग होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल, छोटी और बैक्टीरिया होता है जिनका डीएनए बिखरा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जटिल जैसे पौधे, जानवर होता है जिसमें डीएनए केंद्रक के अंदर रैखिक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना था? 1% था। 1991 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर संकट के कारण बहुत कम, लगभग 1% था, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार के बाद यानी एलपीजी के बाद यह तेजी से बढ़कर अगले कुछ सालों तक औसतन 6.7% तक पहुंच गया, जिससे अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिला और विकास की गति बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? बात करें हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच करोड़ों साल पहले शुरू हुई टक्कर का नतीजा है और यह टकराव आज भी जारी है, जिससे हिमालय पर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से बने यह दुनिया की सबसे ऊंची और नई पर्वत श्रृंखला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान कृषि कल्याण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अगर बात करें भारत के टोटल केंद्रीय मंत्री के, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। अमित शाह की बात करें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। नितिन जयराम गडकरी की बात करें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मामलों के मंत्री हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और विद्युत मंत्री है। HD कुमारस्वामी की बात करें तो भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री है। पीयूष गोयल जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री है। राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह जो है पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाज ऋण और जलमार्ग मंत्री है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। ज्योतिराज एम सिंधिया जो है संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। श्री किरण रिजिजू संसदीय मामलों के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है। मनसुख मंडाविया श्रम रोजगार मंत्री और युवा मामले में खेल के मंत्री है। श्री किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बात करें सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था और बाद में से सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को पूर्ण वैधानिक सत्ता मिला था, जिसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना था ताकि बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ था। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 5000 प्लस एथलीटों ने भाग लिया था। 23 मेडल स्पोर्ट्स और एक डेमो स्पोर्ट यानी खो खो शामिल था और पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कियांग और साइकिलिंग जैसे खेल जोड़ा गया था, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खिताब जीता और ओलंपियन श्री हरि नटराज ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हुएनसांग भारत आया था। बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु हुएनसांग जो भारत आया था, जो लगभग 630 ईस्वी में आया और करीब 15 साल तक भारत में रहा, जिन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त किया और अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने, अपक्षय और जैविक पदार्थों के मिलने से होता है, जिसमें हवा, पानी, तापमान और जीव जैसे सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर हजारों साल तक काम करते हैं, जिसे चट्टान छोटे छोटे कणों में बदल जाता है और फिर इनमें कार्बनिक पदार्थ मिलकर उपजाऊ मिट्टी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा की कैलाश गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर जिसमें 16 गुफा है का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है और एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़े अखंड वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। अगर बात करें प्रमुख गुफा और उनके निर्माणकर्ता में, तो अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में इसे सातवाहन और वाकाटक वंश ने मिलकर बनाया था, विशेषकर सम्राट हरिसेन ने। एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में इसे राष्ट्रकूट वंश के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा चालुक्य और यादव शासक मिलकर बनाए थे। बराबर और सुदामा गुफा बिहार में है, जो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। बादामी गुफा कर्नाटक में इसे चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया है। खंडगिरी उदयगिरी गुफा उड़ीसा में है, जिसे राजा खारवेल जैन भिक्षुओं के लिए बनाए थे। करला गुफा महाराष्ट्र में जो सातवाहन काल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य को किस वर्ष संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। 2000 में दिया गया है। और सत्रिया किस राज्य का है, असम का है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है और इसलिए मैं आपको लगातार लोक नृत्य का मैराथन वीडियो दे चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट नाम से बना हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारा डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जाके पंचवर्षीय योजना, साथ में लोक नृत्य, पुस्तक लेखक, इन सभी का डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। साथ में भारतीय न्याय संहिता 2025-2023 वाला जो है BNS का, वो भी करा दी है। इन सभी के अलावा स्ट्रैटेजी जीके का मैराथन वीडियो, करंट अफेयर का मैराथन वीडियो, ये सभी कराए हुए, जाके सारे को कंप्लीट कर लीजिए। अगर बात करें असम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया है, यहाँ पर
गलत टाइपिंग है। संस्कृति भक्ति खासकर कृष्ण राधा और संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ, जिसे 2000 में भारत का शास्त्रीय नृत्य दर्जा मिला, जिसमें मर्दाना पुरुष और स्त्रैण महिला दोनों रूप में शामिल है और यह पौराणिक कथाओं संगीत व नाट्य का सुंदर मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के एशियाई युवा खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 48 पदक जीता है। एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीता, जिसमें 13 गोल्ड, 18 रजत, 17 कांस्य जीता है, जो मनामा बहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में देश के लिए एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 74 से लेकर के 78 तक मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, जो रोजगार सृजन और न्याय पर केंद्रित था, जिसमें कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया। साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य था। बात करें पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो मैंने जो आपके दिल्ली पुलिस प्लेस लिस्ट से ऐड किया हुआ है, जाके सभी को देख लीजिए, कोई लगातार जो है पंचवर्षीय योजना से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य का कार्यभार किसके अधीन होता है? मुख्यमंत्री के अधीन होता है। भारत में किसी राज्य का कार्यभार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के अधीन होता है, जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति रखते हैं, जबकि राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक और औपचारिक कार्यकारी होते हैं, जिनके नाम पर सभी सरकारी कार्य किए थे और जो मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ विवेकाधीन शक्ति भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में तापमान जो है 2000 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाता है? बाह्य मंडल में पहुंच जाता है। बात करें कुछ जितने भी वायुमंडल उन सभी के ऊंचाई की, तो क्षोभ मंडल इसकी ऊंचाई जो पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर होता है, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तक होता है। विशेषता की बात करें तो सभी मौसम जैसे बारिश, बादल, हवा यहीं होते हैं और ये सबसे घनी परत और हमें यहीं में सांस लेते हैं। समताप मंडल की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल के ऊपर है, जो लगभग 50 किलोमीटर तक है। विशेषता जो ओजोन परत इसी में होता है, जो हानिकारक यूवी किरणों को रोकता है। हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श है। ये सभी जो है समताप मंडल की विशेषता है। मध्य मंडल की बात करें, इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक होता है। विशेषता उल्का पिंड इसी परत में आकर जलते हैं और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। उसके अलावा बात करें आयन मंडल या जिसे ताप मंडल भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है। इसकी विशेषता तापमान बहुत अधिक होता है, यह अणुओं की कमी से ठंडक महसूस होता है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और कई सैटेलाइट यही परिक्रमा करते हैं। रेडियो तरंग के परावर्तित होता है, यानी सभी जो है आयन मंडल में होता है। बहिर्मंडल की बात करें, इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक होता है। यह सबसे बाहरी परत है जहां वायु बहुत पतली होता है और हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम अंतरिक्ष में तैरता है। यह अंतरिक्ष से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेला किस राज्य में प्रचलित? सभी को पता है, राजस्थान में प्रचलित है। पुष्कर मेला मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है, जो भारत के सबसे बड़े पशु मेले और सांस्कृतिक उत्सव में से एक है, जहां ऊंट, घोड़े और अन्य मवेशी का व्यापार होता है। साथ ही लोक नृत्य, संगीत और रोमांचक ऊंट दौड़ जैसी गतिविधि भी होता है, जिसे इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है। बात करें सूरजकुंड मेला की, तो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में लगता है, जो हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह मेला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसमें दुनिया भर के कारीगर और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और यह हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। बात करें कुछ प्रमुख मेले की, तो जान लीजिए जो आगे के सीटों में पूछा जाएगा। बात करें कुंभ मेला, ये प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर पशु मेला बिहार में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में और सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में शामिल है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कारणों से आयोजित होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग 2023 के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल लिंच को दिया गया था।
बात करें प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को मिला था, जिसे 26 नवंबर 2023 को लंदन में घोषित किया गया था और यह उनके डायस्टोपियन उपन्यास में आधुनिक अराजकता और लोकतंत्र के संकट को दर्शाने के लिए सराहाया गया था। बात करें 2020 से लेकर 25 तक के मुख्य बुकर पुरस्कार विजेता की, तो 2020 में जो है डगलस स्टुअर्ट को उनकी पुस्तक सगी बेन के लिए दिया गया था। 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गैलगेट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया था। 2022 का बुकर पुरस्कार सेहान कारुतिलका को दिया गया था। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। 2024 का बुकर पुरस्कार द समांता द हार्वे को दिया गया ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड सेजले को दिया गया फ्लैश के लिए। ये सभी प्रश्न जो है लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो 2022 के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया, जो भारत की है, और डेजी रॉकवेल अनुवादक है, जो टॉम्ब ऑफ सेनेरेथ के मकबरे के लिए दिया गया। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया। इसका जो अनुवादक है दीपा भास्ती है। किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1966 से 69 तक योजना अवकाश चलाने का मुख्य कारण क्या था? 1966 में भारत योजना अवकाश चलाने का मुख्य उद्देश्य तीसरी पंचवर्ष योजना की विफलता यानी 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ और संसाधन की कमी, बढ़ती महंगाई और सूखे की समस्या जैसे गंभीर आर्थिक चुनौती से निपटना, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सके और अगली योजना के लिए ठोस आधार तैयार किए सके। देख सकते हैं कितने ज़्यादा पंचवर्ष योजना से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार जाके प्लेलिस्ट में इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजीकरण का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सरकारी कंपनियों में दक्षता यानी एफिशिएंसी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सरकारी बोझ कम करना, राजस्व जुटाना और निजी निवेश तथा नवाचार को बढ़ावा देना, ताकि बेहतर सेवाएं और आर्थिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2025 में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक के पदभार किसने संभाला है? विश्वजीत सहाय ने संभाला है। बात करें 2025 में भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार श्री विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर 2025 को संभाला, जो रक्षा मंत्रालय के वित्तीय प्रबंधन और लेखा जोखा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, जो भारत की रक्षा नीति और सुरक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किस अपराध के लिए अपराधी को सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाता है? मानहानि के लिए दिया जाता है। बात करें भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सामुदायिक सेवा अब कुछ लघु अपराध के लिए एक दंड के रूप में शामिल किया गया है, जैसे 5,000 रुपये से कम मूल्य की चोरी, सार्वजनिक स्थानों पर नशे में गड़बड़ी और लोक सेवा को रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास। इसका उद्देश्य अपराधियों को जेल भेजने का बजाय सुधारना और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ाना है, जिसमें वो समुदाय के लिए बिना वेतन के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 9वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की 9वीं पंचवर्ष योजना जो 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य विकास के साथ सामाजिक न्याय और समानता था। इसका लक्ष्य कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर गरीबी उन्मूलन और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सभी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, खासकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, जिसका मतलब है कि यह वर्तमान वर्ष की कुल उधार की आवश्यकताओं को दर्शाता है, जिसमें पिछले कर्जों पर चुकाए जाने वाले ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विनय पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? विनय पिटक में बौद्ध संघ यानी कि मठवासी समुदाय के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम और अनुशासन का उल्लेख है, जिसमें उनके आचार विचार, जीवन शैली और मठवासी जीवन से जुड़े सभी विधान शामिल। इसे अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है। बात करें त्रिपिटक का, यह भाग है जो बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक से पहला और सबसे प्राचीन है, जिसमें सूत पिटक उपदेश और अभिधम पिटक में दर्शन शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। बात करें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, जिसने भारत के संविधान में मूल सिद्धांत और दर्शन की रूपरेखा तैयार की और बाद में यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध पूर्णिमा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के यानी मृत्यु के उपलक्ष्य मनाया जाता है। और यह हिंदू धर्म में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विष्णु के 9 अवतार के रूप में बुद्ध को माना जाता है और यह वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और दुनिया भर के बौद्ध समुदाय द्वारा वैशाख के नाम से भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी की बात करें, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात करें भारत के संविधान में कुल जो है 389 सदस्य थे विभाजन से पहले, जिसमें 299 सदस्य बचे थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और JB कृपलानी जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। साथ ही 9 महिलाएं भी थी। बात करें कुछ प्रमुख सदस्य में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, संघ और संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध महिला सदस्य और मौलिक अधिकार उप समिति की सदस्य थी। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और मौलिक अधिकार की उप समिति की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य देव की पूजा से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? छठ पूजा हो जाएगा, जो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बात करें छठ पूजा की मुख्य विशेषताएं, जो सूर्य देव और प्रकृति जलवायु की पूजा 4 दिनों में चलने वाला है कठोर व्रत उपवास है, जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना, संतान सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना तथा ठेकुआ जैसे परंपरा प्रसाद का वितरण, जिसे एक लोक आस्था और प्रकृति केंद्रित महापर्व बनाता है जिसमें सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषण 2.0 योजना के तारीख कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। पोषण 2.0 यानी सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना में 6 साल से कम उम्र के बच्चे, 14 से 18 साल की किशोरियों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल है, जिसका लक्ष्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण का मुकाबला करना है, खासकर आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो चेन्नई के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जिसमें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है। अगर बात करें कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनके राज्य में, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये महाराष्ट्र में, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम जो है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाने जाते तमिलनाडु में है। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान के कोटा के पास है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है। काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में, यह देश के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। बात करें भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया और इसे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत शुरू किया गया, जिसका मुख्य ध्यान आदिवासी आबादी पर है और इसमें जागरूकता, बड़े
पैमाने पर जांच, 0 से 40 आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को और परामर्श शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बात करें भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद शहर को कहा जाता है क्योंकि यह शहर अपने समृद्ध और विशाल सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ठीक वैसा ही यूनाइटेड किंगडम का मैनचेस्टर शहर विश्व में अपने वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। बात करें भारत के विभिन्न शहरों के कई उपनाम हैं, जैसे जयपुर को गुलाबी शहर, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, लखनऊ को नवाबों का शहर, कोलकाता को महलों का शहर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है जो उनकी खास पहचान और संस्कृति को दर्शाता, जैसे हैदराबाद मोतियों का शहर और अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया। बात करें भारतीय संविधान के अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए गए जो भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली को मजबूत करते हैं। भारतीय संविधान ने दुनिया के कई देशों से प्रणाली है, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता लिया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघवाद और अवशिष्ट शक्ति और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, साथ ही जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है ताकि भारत की जरूरतों के अनुसार एक व्यापक और संतुलित संविधान बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई ईमेल को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह कहाँ सेव रहता है? ड्राफ्ट बॉक्स में सेव रहता है। बात करें जब कोई ईमेल अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह आमतौर पर आपके ईमेल प्रोवाइडर के ड्राफ्ट फोल्डर में सेव हो जाता है, जहां से आप इसे बाद में खोलकर पूरा लिख और भेज सकते हैं। यह एक ऑटो सेव सुविधा होता है जो आपको अधूरे ईमेल को खोने से बचाता है। आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली वहां पर सभी पीडीएफ मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर ही लीजिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच, यानी 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में 1 साल के पासपोर्ट को 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, इसलिए बाई कर लीजिएगा, जिसमें SSC, रेलवे, बैंकिंग, इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको पासपोर्ट बाई करने पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।